नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पंजाब से, जहां पंजाब में कांग्रेस की कलह अभी भी पूरी तरीके से खत्म होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खामोश हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर उनका परिवार पलटवार कर रहा है। दूसरी तरफ ही आम आदमी पार्टी प्रचार के मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी है। इस दौरान पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से एक हफ्ते तक पंजाब में डेरा डाले रहेंगे। सवाल यह है कि चुनाव से महज एक हफ्ते दूर अगर कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म नहीं हुई तो फिर कांग्रेस पंजाब में कुर्सी कैसे बचा पाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि जब तक सामने चुनौती दे रहे पार्टी पूरी तरीके से सत्ता छीनने के लिए तैयार है। जंग जीतने के लिए सेना की संख्या से ज्यादा उनमें हौसले और एकजुटता दिखती है और यही मायने रखती है। ऐसे में सिद्धू और चन्नी की आपसी खींचतान अगर अब भी चल रही है तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि केजरीवाल पूरी तरीके से तैयार होकर अपने लश्कर के साथ पंजाब आ रहे हैं। इस दौरान गोवा में प्रचार निपटाकर केजरीवाल पंजाब पहुंचने वाले हैं और एक हफ्ते तक वो पंजाब में ही डेरा डालेंगे। अरविंद केजरीवाल अमृतसर, जालंधर, मोहाली समेत कई जिलों में घूमेंगे और प्रचार करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है। इसी के मद्देनजर आज शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दमखम दिखाएंगे और प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सूरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार की तरह ही आज भी उत्तराखंड और यूपी के दोनों ही राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली संबोधित करेंगे, जबकि वो दोपहर 3:30 बजे उन्हें यूपी पहुंचना है ताकि वो वहां पर यूपी के कन्नौज में एक रैली में शामिल हो सके। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के आखिरी प्रचार में आज विरोधियों पर वार करते दिखाई देंगे, जबकि अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ भी यूपी की सीमा लाग में आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। योगी सुबह 11 बजे टिहरी के बोराड़ी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं यूपी में लड़कियों के साथ लड़ रही प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगे। 3 जगहों पर वो प्रचार करेंगी। प्रियंका सुबह 11:45 पर खटीमा के जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी, जबकि दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी हल्द्वानी विधानसभा में जनसभा में शामिल होंगी। इसके बाद वो दोपहर 2:35 पर श्रीनगर विधानसभा में पहुंचेंगी, जहां उन्हें लोगों के बीच अपनी पार्टी की तरफ से जनसभा को संबोधित करना है। और इस दौरान उत्तराखंड में मतदान 14 फरवरी को होना है, लिहाजा चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। लेकिन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में राजनेता जमकर जुबानी बाण चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान भी दिया। हेमंत ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हेमंता के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। आपको बताते चलें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। इनकी मेंटालिटी देखिए। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के गौरव थे और उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो। क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। हेमंता ने कहा कि आर्मी से आपको प्रूफ मांगने का क्या अधिकार है। अगर आर्मी ने बोल दिया कि पाकिस्तान में बम फोड़ा है तो फोड़ा है। सेना ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो किया है, एयर स्ट्राइक किया है तो किया है। क्या आपको बिपिन रावत पर भरोसा नहीं। और कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों को 16 फरवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 9 से 11 फरवरी तक इन शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी।
हालांकि इस बीच 11वीं और 12वीं के स्कूलों को बंद लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिखी। हालांकि शुक्रवार को मुख्यमंत्री बोम्मई ने अध्यक्षता में एक बैठक की और इस दौरान सीएम ने राज्य में सोमवार से खुल रहे स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों के खुलने को लेकर सीएम ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एसपी और डीसी को संवेदनशील क्षेत्रों के प्रमुख स्कूलों का दौरा करना होगा और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न हो। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि डीसी, एसपी और डीडीपीआई को प्राचार्य और शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन बोर्ड के लगातार संपर्क में रहना चाहिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और जिले के वरिष्ठों के साथ लगातार संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस और प्रशासन को शांति बैठक करनी चाहिए और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किसी भी सूरत में कराया जाना चाहिए। इस दौरान डीसी और एसपी ने अपने जिलों के स्कूलों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को किसी भी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उधर कर्नाटक हिजाब विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई थी। साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान दायर याचिकाओं में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब किसमें दखल देना का सही समय है और इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि यह मामला फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाएं दायर की थी। इसमें कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इसमें पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक सुनवाई और स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह के बीच उसकी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम को 5 बजे अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ 6 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी, महासचिव पार्थ चटर्जी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और मंत्री फिरहाद हकीम, आरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य का नाम शामिल है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने ही नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह जवाब दिया है कि पार्टी में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान और जवाबी बयान पार्टी सुप्रीमो को पसंद नहीं आए। इसी को रोकना होगा और हमारी पार्टी सुप्रीमो द्वारा सभी नेताओं को एक संदेश देने की संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कासगंज से खबर सामने आई है, जहां कासगंज सदर कोतवाली में 3 महीने पहले हुई अल्ताफ की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कब्र से लाश निकालकर उसका दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। अल्ताफ पर दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में घर से पकड़ा गया था। इसके बाद उसका शव कोतवाली के बाथरूम में महज 2 फीट ऊंचे पाइप से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या और हत्या को आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप लगाया था। मामले में मृतक के पिता जो हैं, उनकी तरफ से एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बताते चलें कि मृतक के पिता एक वकील हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और इसके बाद ही कोर्ट ने आदेश दिया। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जारी किए गए आदेश में जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा ने यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल से पूछा कि क्या सरकार को प्रदेश के बाहर एम्स में पोस्टमार्टम कराने में कोई आपत्ति तो नहीं। इस पर मनीष गोयल ने कहा कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अल्ताफ के शव को कब्र से निकाला जाए और एम्स में नई दिल्ली में दोबारा एक बार इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि यह पोस्टमार्टम कासगंज के डीएम और एसपी की देखरेख में होना चाहिए। कोर्ट में यह भी कहा गया कि कब्र से शव निकालने से लेकर उसका पोस्टमार्टम कराने की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अनिवार्य होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। 9 नवंबर को उसका शव हवालात में बाथरूम में लगे 2 फीट ऊंचे पाइप के नल से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद हालांकि पुलिस अल्ताफ को आनन फानन में उतारकर अस्पताल लेकर गई थी, जहां डॉक्टरों ने अल्ताफ को मृत घोषित कर दिया था।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती ने एक युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसाकर करीब 1.5 साल तक शारीरिक शोषण किया। आरोप के मुताबिक आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देता रहा। पीड़िता ने आरोपी पर मंदिर में जाकर बगैर किसी विधि के मांग में सिंदूर डालकर शादी का नाटक करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता का यह भी आरोप सामने आया कि प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसके बाद वो फरार हो गया। आरोपी का नाम प्रेम सिंह बताया जा रहा है। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेमी शादी से मुकर गया। पीड़ित युवती ने बताया कि युवक ने पहले तो अपनी बातों से उसे प्यार में फंसाया, फिर अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दौरान पीड़ित लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 1.5 साल तक प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने प्रेमी पर एक दफे 10 और एक दफा 30,000 रुपए नकद लेने का भी आरोप लगाया है। युवती का यह भी आरोप है कि इसके बाद युवक फरार हो गया। किसी तरह जब उसे प्रेमी का पता चला तो बात की तो उसने शादी से साफ इनकार करते हुए ये कहा कि अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरा तुम्हारा कोई लेवल नहीं। पीड़िता ने आरोपी के वकील पर भी कार्रवाई न होने की बात कहकर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि पीड़िता के पिता ने भी ऊपर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने परिवार को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की जान को खतरा बताया और कहा कि ये दबंग लोग हैं, उनकी बेटी को सुरक्षा प्रदान की जाए। डिप्टी एसपी नबेला शुक्ला ने बताया है कि लड़की का प्रार्थना पत्र जो है वो प्राप्त हुआ है और इस दौरान आईपीसी की धारा 376 और 406 के तहत ये मामला पंजीकृत कर लिया गया है। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिस पायने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता की है। इस बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा है कि हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में भी चिंताओं को साझा किया। सीमा पर आतंकवाद को लेकर हम गंभीर हैं। साथ ही उन्होंने चीन से सीमा विवाद को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक श्राइन ऑफ रेम्बेरेस का भी दौरा किया और इस दौरान शहीद सैनिकों की स्मृतियों को सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में जयशंकर ने कहा है कि कोविड के इस बहुत कठिन दौर में भी दोनों देशों के बीच लगातार बहुत सी चर्चाएं हमारे संबंधों में आए बड़ी परिवर्तन को दर्शाती हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा सीमाओं को खोलने के फैसले का स्वागत करता हूं, जिसने लोगों की मदद मिलेगी और जो भारत में वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, विशेष रूप से छात्र और अस्थायी वीजा धारकों को इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। एस जयशंकर ने आगे कहा है कि हम इंडो पैसिफिक में व्यापक समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अधिक विश्वसनीय और लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में भी चिंताओं को साझा किया है। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भी हम गंभीर नजर आए। बहुपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने और आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने का हमारा साझा प्रयास है।